हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो देखिए बड़ी शॉर्ट नोटिस पे अर्जेंटली बनी है। किसी की रिक्वेस्ट थी स्पेशली कि जी मेंस के पेपर हुए हैं, उसमें शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस आप प्लीज डिस्कस कीजिए। तो गाइज मेरे को पहली बात तो ये है कि बड़े मुश्किल से क्वेश्चंस कहीं से मिले हैं, क्योंकि बच्चों से पूछो, कंसल्ट करो तो किसी को कुछ आधा अधूरा याद रहता है, किसी को ऑप्शंस नहीं याद, किसी को किसी चीज में डाउट। तो जितना कुछ भी मुझे मिल पाया उन स्टूडेंट्स से, जितना मैंने गैदर की है इन्फॉर्मेशन, उसके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। ये 17-18 क्वेश्चंस हैं, कंबाइंड है ये सारे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल के मिक्स करके। तो ये जी मेंस के शिफ्ट 1 के क्वेश्चन हैं। तो वैसे तो ऑलरेडी ये वीडियो थोड़ी लेट है, बट एज यू नो जॉब के साथ अर्जेंटली बिल्कुल मैनेज कर पाना थोड़ा टफ है। ये एग्जाम आपका कल परसों हुआ था, तो एंड आई थॉट कि नहीं, किसी की बहुत प्यार से रिक्वेस्ट आई है, आई शुड गो फॉर इट। सो मैंने ट्राई किए हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं। बाकी देखिए पेपर आपके अभी भी होते रहेंगे, आगे भी चलते रहेंगे, तो कॉन्टिन्यूअस स्टडी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो बाकी इसमें ओवरऑल वैसे देखिए मैं एनालिसिस जो मैंने पेपर का देखा उसमें ये है कि आपका केमिस्ट्री का पेपर इस शिफ्ट का तो इजी था। एंड मोर ओवर अगर मैं कहूं कि +1 +2 दोनों का कंपैरिजन, तो +2 का पार्ट थोड़ा ज्यादा आया था एंड +1 थोड़ा सा कम आया था। तो वैसे तो ओवरऑल दोनों के ही क्वेश्चंस मिक्स थे, बट स्टिल +2 थोड़ी कहीं ना कहीं ज्यादा थी। एंड गाइज इतना इजी क्वेश्चन थे ना, इतने इजी क्वेश्चन है, मैंने देखे हैं सारे। सो जिसने भी ढंग से पढ़ा है उसके डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। कुछ क्वेश्चन तो इनफैक्ट एनसीईआरटी से डायरेक्टली पिक किए गए हैं, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इन सबसे कई जगह मैंने देखा बिल्कुल डायरेक्टली पिक किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हेन मोल ऑफ CrCl3 6H2O is treated with an excess of AgNO3 3 moles of AgCl obtained, formula of complex। अब देखिए ये मैंने क्वेश्चन का फॉर्म अपने आप बना के लिख लिया है, बट बच्चे ने जैसा बताया उसके हिसाब से मैंने शॉर्ट में ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन। तो कंपाउंड दिया गया था आपको ये, और कहा गया इसकी रिएक्शन करवाई गई है AgNO3 से, और आपको मिलते हैं 3 moles of AgCl। आपको पता लग रहा है NO3 रिप्लेस होके Cl आ रहा है 3 मोल्स, इसका मतलब 3Cl हमारे पास होना चाहिए। तो इसका क्या फॉर्मूला है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर्स में से क्वेश्चन था। क्या फॉर्मूला आप इसका रखोगे, देखिए CrCl3.6H2O है। आपको पता है क्रोमियम के साथ वाटर कॉम्प्लेक्स बना लेगा, और बाहर जब 3 क्लोराइड आयन होंगे तभी आपका AgCl आ सकता है। इसका मतलब आप ब्रैकेट के बाहर Cl3 डेफिनेटली आपको चाहिए ही, तो ब्रैकेट के अंदर क्या होगा भाई, CrH2O6। वेरी सिंपल, ठीक है। ये आपका जब आप इसका सॉल्यूशन बनाओगे तो एक ये स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर पूरा रहेगा कैटायन की फॉर्म में, और 3 क्लोराइड आयंस, वो 3 क्लोराइड आयंस AgCl बनाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक और था जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर से है, बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आपको दी हुई है 10⁻⁵, और ये दी है किसी एक पार्टिकल की जिसका की मास है 0.25 ग्राम, एंड अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी पूछी हुई थी। तो क्या है आपका फॉर्मूला, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ये क्वेश्चन है। फॉर्मूला है आपका ΔX ΔP, ठीक है, H/4π। इसको आप करते हो, क्या करोगे अब, ΔX m ΔV = H/4π। निकालना क्या है, देखिए अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी। ΔV इधर रहने देते हैं, बाकी H/4π नीचे गया, ΔX एंड m सबकी अगर मैं वैल्यूज पुट करूं, ठीक है, ये मैंने जस्ट 3.14, देखिए मैंने सबकी वैल्यू पुट कर दी है। ΔX आपको दी हुई है 10⁻⁵ वैल्यू, देन क्या रह गया, मास 0.25। ये जब आप पूरा कैलकुलेट करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 4 ऑप्शन। देखो बच्चों को याद नहीं थी, ठीक है, मैंने उनसे पूछा भी कि कुछ, उन्होंने कहा कि मैम डायरेक्टली जस्ट कैलकुलेट करके इस तरह की कुछ ऑप्शंस दी हुई थी, तो मैंने कैलकुलेट कर लिया। एंड डेफिनेटली मेरे ख्याल से शायद उसमें आपका ये मीटर/सेकंड में आपकी यूनिट आ जाएगी, ठीक है। उसमें 4 ऑप्शन ऐसी ही कुछ नहीं होंगी, तो ये आपने जस्ट डायरेक्टली कैलकुलेट करना था और आंसर निकालना था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉलिड सॉल्यूशन का, ठीक है। बच्चों ने कहा कि मैम पूछा हुआ था कि सॉलिड सॉल्यूशन का कोई एग्जाम्पल। अब आप ये क्वेश्चन है ना, ये है टाइप्स ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन का क्वेश्चन। ये एक टेबुलर फॉर्म में ना एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सॉलिड, अगर आपका डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्शन फेज का आपने अगर किसी ने पढ़ा होगा, डेफिनेटली बिल्कुल पढ़ा होगा, क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है कोलॉइड्स, जिसमें कि उस टेबल में से किसी में से भी पूछा जा सकता था क्वेश्चन। डिस्पर्शन फेज दिए हुए थे, डिस्पर्शन मीडियम दिया हुआ था, तो सॉलिड इन सॉलिड का ये एग्जाम्पल है, जेमस्टोन इसका आंसर, करेक्ट।
उसके बाद कुछ क्वेश्चन था, देखिए एक 5 मोल्स और आर्गन 3 मोल्स O2 इनको मिक्स किया तो टोटल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ RT क्या आएगा। वैसे तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन इनकम्प्लीट टाइप लग रहा है, आई डोंट नो बच्चों को बताना नहीं आया या इसी तरह से कुछ क्वेश्चन था, बट जो भी है एनीवेज इसको करते हैं सॉल्व। ये आपका देखिए टोटल एनर्जी पे बेस्ड है, ठीक है। टोटल एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, एन हम नंबर ऑफ मोल्स के लिए लेते हैं, F1/2 RT प्लस ये F1 क्या है, मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए, फिर F2/2 RT, देन N F3 RT प्लस कांस्टेंट। ये आपका टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, ठीक है। मोनो एटॉमिक गैस के लिए F1, डायटोमिक के लिए F2, ट्राइटोमिक और यू कैन से पॉलीएटॉमिक एंड ये कांस्टेंट। तो हमारे पास दिया हुआ है आर्गन एंड ऑक्सीजन, मतलब ये दोनों खाली, इसकी हमें कोई जरूरत है नहीं, तो हमें यहाँ वैल्यूज पुट करनी है। अब आपको ध्यान हो अगर कि ये जो वैल्यू है F1 वाली, एक शॉर्ट में बच्चों ने फॉर्मूलाज अगर जरूर पढ़े होंगे मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए, देखिए क्या था फॉर्मूला, 3RT, 3 वैल्यू आती थी, वही वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, 3/2 RT। और डायटोमिक के लिए आती थी 5/2 RT, है ना। तो ये एनर्जी का क्वेश्चन है, तो आप इसमें क्या करेंगे, ये N है नंबर ऑफ मोल्स, मैं लिखती हूँ 5 × 3/2 RT और यहां से आ जाएगा 3 × 5/2 RT, ठीक है। तो अगर ये किसी बच्चे ने पढ़ा होगा, एक्चुअली ये आपका यू कैन से थर्मोडायनेमिक्स में से एक क्वेश्चन है कहीं ना कहीं, तो अगर किसी ने पढ़ा होगा तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन कर पाया होगा, अदरवाइज हो सकता है किसी को शायद स्ट्राइक भी ना किया हो, बट इट वाज नॉट दैट मच टफ। ये आपका आ जाएगा 15 RT, ठीक। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following allyl halide is best suited for the reaction through SN1 mechanism। अब इसके लिए देखिए क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो इसमें मेन चीज क्या है कि SN1 हमेशा प्रोसीड करता है या फॉलो करता है एक ऐसी रिएक्शन जहां पे कार्बोकैटायन आपका स्टेबल हो रहा हो। जैसे जितनी आसानी से आपका कार्बोकैटायन स्टेबल होगा उतनी फास्ट रिएक्शन होगी, ठीक है। अब बात आती है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का एक ट्रेंड है, ये आपने पढ़ा हुआ है कि टर्शरी कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा इजिली स्टेबल, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, 10 सेकेंडरी 10 प्राइमरी। अब आप चारों ऑप्शन अगर कंसीडर करेंगे, देखेंगे यहाँ पे देखिए बेंजाइल कैटायन आ रहा है ना CH2 के ऊपर, प्लस ये आपका C2H5 वाला आ जाएगा, यहाँ पे भी फिनाइल वाला, यहाँ ये अगर आप देखें टर्शरी इनमें से है ही एक ये वाला, ठीक है। तो C6H5 CH2 इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये कैटायन है, ये कैटायन है आपका टर्शरी, ठीक है। ये आपका मोस्ट स्टेबल है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब सबसे आसानी से स्टेबल होगा तो बेस्ट सूटेड या सबसे ज्यादा फास्टर रिएक्शन इसके केस में ही होगी। सो आपका आंसर आ गया 3rd, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद एक क्वेश्चन था आपका मेथड यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड। इसमें बच्चों ने कुछ ऑप्शंस तो बताई, बट चौथी ऑप्शन आई डोंट नो, किसी को भी नहीं ध्यान थी, तो दे सेड कि मैम हमें किसी जैसे अलग अलग बच्चों से पूछी, किसी को खाली आंसर ही ध्यान था, किसी को ऑप्शंस नहीं ध्यान थे। सो क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन था तो बच्चों को जैसे आंसर याद रहा। देखिए कोलॉइड की प्रिपरेशन के लिए जो बेस्ट सुटेबल मेथड है वो है ब्रेडिक्स आर्क मेथड, सो इसमें कोई डाउट नहीं है, करेक्ट आंसर इज ए पार्ट। एंड गाइज वन मोर थिंग, ये ABCD सीक्वेंस मुझे नहीं पता कि क्या एक्चुअल सीक्वेंस थी ना, इसलिए मैंने देखिए क्वेश्चन नंबर भी मेंशन नहीं किए, क्योंकि बच्चों से जब आप पूछ रहे होते हो वो जस्ट आइडिया देते हैं, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर किसी को नहीं याद रहता, ऑप्शंस A कौन सी थी B कौन सी थी ये किसी को नहीं याद रहता। सो मेन मोटिव क्या है कि आपको क्वेश्चन पता चल जाए किसी तरह एंड उसका करेक्ट आंसर पता चल जाए, ठीक है। तो मैंने भी यहाँ पे वही कोशिश की है कि आपके जितने ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस पता लग सकते थे उनको मैंने पता लगाने की कोशिश किया है, और ऑप्शंस जैसे जैसे पता लग पाए उसके हिसाब से किया है। चलिए अगला एक क्वेश्चन है ओजोन के बारे में। बच्चों ने कहा कि मैम ओजोन के ऊपर 4 इस तरह से ऑप्शन सेंटेंसेस दिए हुए थे जिसमें कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी। अब ये आपका क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट है एनसीईआरटी से। क्लोरीन बॉन्ड ब्रेक होता है CFC का, यस इट इज ट्रू। ऑक्सीडाइज होके NO2 में कन्वर्ट होता है, ये भी करेक्ट है। ये CFC डिस्ट्रॉय कर देता है ओजोन लेयर, यस इट इज ऑल्सो ट्रू। एक ही ऑप्शन है जो कि करेक्ट नहीं है एंड वो है इट फॉर्म्स क्लोरीन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि एक्चुअल आंसर जो करता है वो क्या करता है, क्लोरीन मोनोऑक्साइड बनाता है। सो ये है आपका करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका डेल्टा G
कैलकुलेट करना है, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है, आपको कोबाल्ट की रिएक्शन दी हुई है और टिन के साथ। ये अगर आप देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन चेंज कितना हो रहा है, इलेक्ट्रॉन चेंज हुआ आपका, यानी कि एन आपका उसकी वैल्यू आ जाएगी 2 आई ना। ठीक है, अब ये आपका फॉर्मूला एक होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, इसीलिए मैंने एन कैलकुलेट किया, एफ फेराडे। ई नॉट सेल आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ई नॉट की वैल्यू देखो दी हुई है हमें, दोनों की कंसंट्रेशन है 1 मोलर और ई नॉट की वैल्यू दी हुई है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी हुई है, एक प्लस में है एक माइनस में है। ठीक है, प्लस वाला आपका दिया हुआ था, प्लस वाला जो भी है आपका, जैसे 2 वैल्यूज दी हुई हैं, तो ये कैथोड की तरह एक्ट करेगा, मतलब इस पे रिडक्शन होगी और दूसरे पे क्या होगी, ऑक्सीडेशन। तो आपका एक फॉर्मूला होता था ई नॉट सेल का, ई कैथोड माइनस ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, राइट। तो यहां पे आप वैल्यू पुट कर दोगे 0.34 माइनस माइनस 0.16, तो ये प्लस होके आ जाएगा, प्लस साइन के साथ आएगा 0.5। ठीक है, ये हमने निकाल लिया ई नॉट सेल, हमने एन की वैल्यू भी निकाल ली। अब क्या रह गया, एफ तो आप ऐसे ही पुट कर सकते हो, डेल्टा जे की वैल्यू आ जाएगी -2 इंटू एफ इंटू 0.5, यानी कि क्या वैल्यू आई, इट इज -1f, यानी कि -f। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, डेल्टा जी की वैल्यू। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। ई नॉट सेल आपको निकालना आते ही है, उसका यूज करके डेल्टा जी की वैल्यू निकालनी थी इस फॉर्मूले का यूज करके। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ था, 4 प्रॉपर्टीज दी हुई थी और बच्चों ने कहा कि मैम उसमें ऐसा पूछा हुआ था कि चारों में से कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसका सबसे अलग ऑर्डर आ रहा हो। तो अब देखिए कुछ मेंशन तो है नहीं किस चीज का ऑर्डर, क्या ऑर्डर, तो ऑब्वियसली बात है ट्रेंड की बात हो रही है। ट्रेंड वेदर इट इज फ्रॉम गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि पीरियड में या फिर डाउन द ग्रुप। तो आपने चेक क्या करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखिए हम चेक करते हैं, लेफ्ट टू राइट क्या होती है, इंक्रीज होती है ना। फ्लोरीन जैसे है आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी मोर एंड मोर नेगेटिव होती जाती है, यानी कि इंक्रीज, एक तरह से वो ऑप्शन यही कहलाएगी। एटॉमिक रेडियस कम हो रहा है, तो एक यही ऐसी प्रॉपर्टी है जो सबसे अलग ट्रेंड शो कर रही है, इसका मतलब डिफरेंट ऑर्डर इसी का है। सो करेक्ट आंसर इज दिस वन। स्ट्रक्चर ऑफ डिटॉल, ये देखिए एक ऐसा क्वेश्चन है कि अगर किसी को स्ट्रक्चर आता था डिटॉल का तब तो भाई बहुत अच्छी बात है, पूरे नंबर आ जाएंगे +4, और अगर नहीं आता तो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये आपका जो क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन भी आपको दिख रहा होगा, पेनिसिलिन वाला है ना। ये आपके पार्ट जो है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स, इस तरह का एनसीईआरटी आपको पूरी प्रॉपर कवर करनी चाहिए। तो डिटॉल का स्ट्रक्चर क्या है मैं आपको बता देती हूँ। कुछ चीजें जो आपकी डिटॉल एनसीईआरटी वाली हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे, कुछ स्ट्रक्चर्स, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन जब पूछा जाता है क्यों फालतू अपना नुकसान करना भाई, सीधे सीधे क्वेश्चन आ रहा है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डिटॉल। ओके, अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का अगर किसी को स्ट्रक्चर नहीं पता ना तो कायरल सेंटर तो निकाल ही नहीं सकता। कायरल सेंटर देखिए आपको कैसे निकालना था, कायरल सेंटर के लिए एक ऐसा कार्बन ढूंढना है जो 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो। लेकिन ये पार्ट तो आसान है कि आप निकाल सकते हो, लेकिन अगर पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर ही ना पता हो तो नहीं निकाल सकते, है ना। सो उसके लिए पहले आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर है आपका, मैं ड्रॉ कर दे रही हूं। बच्चों ने बताया कि मैम पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर ही नहीं दिया हुआ था। पहले तो मुझे लगा कि शायद दिया होगा, बट दे सेड नो मैम, हमें खुद ही करना था। ठीक है, यहाँ सल्फर आया, देन उसके बाद 1 मिनट, 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच, सल्फर हो गया, 2 मिथाइल ग्रुप्स अटैच, यहां से ये आपका एक और बॉन्ड, डबल बॉन्ड O, यहाँ OH, क्या रह गया भाई इधर, देन यहाँ पे एक और बॉन्ड अबव द प्लेन जिसको कि हम NH मेंशन करेंगे, देन R, एक और चीज थी ये करेक्ट। लेट मी चेक अगेन, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, ऐसा ना हो जल्दबाजी में मैं आपको कुछ गलत बता दूं। फाइन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम चेक करते हैं हर एक कार्बन, ये कार्बन तो हो नहीं सकते, 4 और 3 हाइड्रोजन अटैच है तो हो ही नहीं सकता। ये वाला भी नहीं हो सकता, इसके साथ 2 सेम ग्रुप अटैच हो गए। ठीक है, ये वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि 2 ऑक्सीजन। अब ये वाला आप देखिए, ये वाला क्या हो सकता है क्या, एक ये ग्रुप है, एक ये, मतलब 2 ये हो गए और एक हाइड्रोजन। तो यस, दिस इज अ कायरल सेंटर।
ठीक है, और चेक करते हैं। उसके बाद ये कार्बन हमने चेक कर लिया, यहाँ है नहीं, ये वाला कार्बन चेक करते हैं। ये 3 अगर आप चेक करो, ये चारों डायरेक्शन में देखो सब चीज डिफरेंट डिफरेंट ही जुड़ी हुई है, इसका मतलब ये भी आपका कायरल सेंटर है। इधर तो नाइट्रोजन ही है, ये वाला नहीं हो सकता, यहाँ डबल बॉन्ड ओ है। ये वाला चेक करें एक इधर बॉन्ड, 2 डिफरेंट बॉन्ड्स इधर है, एक हाइड्रोजन, तो ये भी आपका कायरल सेंटर है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपका ये वाला, ये भी नहीं हो सकता। सो इसमें 3 कायरल सेंटर्स प्रेजेंट थे। अब ये क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल था कि आपको कायरल सेंटर चेक करने थे कि कायरल सेंटर कितने हैं या कौन कौन से हैं, लेकिन अगर स्ट्रक्चर नहीं पता तो आप नहीं कर सकते थे, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन था, बच्चों ने कहा मैम फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस पे था, तो जितना मुझे लगता है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस पे आई थिंक यही पूछा होगा कि उसका क्या यूज है। मैम ने कहा, बच्चों ने कहा मैम यूज पे था। सो मेरे ध्यान में तो यही आया कि वो किस पर्पस के लिए यूज होता है। सो स्टूडेंट्स, ये यूज होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर के लिए, और कौन से ओर, स्पेशली सल्फाइड ओर्स, ठीक है। सल्फाइड ओर्स, देखिए फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस सल्फाइड ओर्स की कंसंट्रेशन के लिए यूज होता है, जिसमें कि फ्रॉथ ऊपर आ जाता है, ठीक है। अगर आपने पढ़ा होगा मेटलर्जी का चैप्टर, पाइन ऑयल यूज होता है इसमें, ऐसी बड़ी सारी चीज थी। सो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ठीक है। सो मेटलर्जी चैप्टर से भी देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया है एंड वेरी इजी, तो ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन। देन अगला एक क्वेश्चन है, ये पता नहीं देखो क्या बताया, मुझे भी नहीं समझ में आया। बच्चों ने क्या बोला कि मैम कुछ ऐसे दी हुई थी, एक गैस को हम कुछ हीट करते हैं, कुछ ऐसा स्टेटमेंट उनको नहीं याद रही। गैस को हीट किया, हीट करके कुछ और गैस निकली, और कुछ इस तरह से उन्होंने कहा। तो उन्होंने ये बोला कि लास्ट में मैम एक चीज पूछी हुई थी कि सारी ऑप्शन में से ये पूछा हुआ था कि कौन सी गैस नहीं हो सकती। अब पूरा क्वेश्चन तो क्लियर था नहीं, तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन था, बट उनको ऑप्शन ध्यान थी। तो ऑप्शन देखिए, ये 4 है, इसमें से अगर मैं एक ही चीज कंक्लूड कर पा रही हूं कि गैस के बारे में बात हो रही है तो, या रिएक्शन के बारे में बात हो रही है, तो इसका मतलब शायद कुछ यही होगा कि कुछ ऐसा होगा कि रिएक्शंस जब इनकी होगी तो कौन कौन सी गैसेस इवॉल्व होंगी। तो उसके हिसाब से जितना मुझे मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और तो कुछ देखो बच्चे क्लियर नहीं हो रहा, इन तीनों गैसेस में से, इन तीनों में से N2 नाइट्रोजन गैस यानी निकल पाएगी, ठीक है ना। बट एक यही ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि आपकी N2 गैस नहीं निकलती, NO2 प्लस O2 निकलती है। तो मेरे ख्याल से दिस गैस कैन नॉट बी, मतलब कुछ ऐसा जो पूछा हुआ था कि कौन सी गैस नहीं हो सकती, वो यही ऑप्शन होगी आई थिंक, ठीक है। ये जस्ट मैं आपको फिर से बोल रही हूं, ये जितने क्वेश्चंस है बच्चों से आइडिया लेके कुछ कंक्लूड करके कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे हुए थे, इस तरह की ऑप्शन थी, उसके बेसिस पे मैंने पूरा पेपर जो भी मुझे जितने क्वेश्चंस मिल पाए डिस्कस किया है। ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन ऊपर नीचे हो, तो प्लीज उस चीज के लिए ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने कुछ गलत कराया। जितना मुझे बच्चों से पता लग पाया उसके बेसिस पे ही मैंने क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ। उसके बाद अगला है, एक कंपाउंड दिया हुआ था AB4 जो कि पोलर है, उसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। पोलर है मतलब, अब AB4 मतलब 4 उसके देखिए लिगेंड्स क्या जो भी हैं वो हैं। स्क्वायर प्लेनर तो हो नहीं सकता, वो कह रहा है पोलर है यानी डायपोल मोमेंट होना चाहिए। स्क्वायर प्लेनर में तो सब कुछ कैंसिल आउट हो जाता है, ये नहीं हो सकता। रेक्टेंगुलर प्लेनर का भी यही हाल है, नहीं हो सकता। टेट्राहेड्रल में आप अगर देखें चारों इस तरह से वो इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, तो पोलैरिटी नहीं पॉसिबल। अब वैसे भी आप ये देखिए चारों सेम है, तो यानी उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी सेम ही होगी, डिफरेंस उनमें नहीं होगा, है ना, सब सारा कुछ सेम ही होगा। सो दिस ऑल्सो कैन नॉट बी द आंसर। एक ऑप्शन, और चारों में से जब आपको पता लग रहा है, अगर आप स्ट्राइक आउट करते जाओ तो एक यही ऑप्शन है जो करेक्ट आंसर बैठ रहा है, ठीक है। देन IUPAC नेमिंग पूछी हुई थी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है गाइज। 2 COH ग्रुप्स आपके लगे हुए हैं साथ में, ठीक है, और एक OH लगा है। नेचुरली एसिड लगा है तो इसको प्रेफरेंस दी जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह काउंट होगा, और OH आपका सब्स्टिट्यूएंट की तरह यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हाइड्रोक्सी की तरह आप इसको ट्रीट करोगे। तो इसका आंसर चाहे इधर से नंबरिंग स्टार्ट करो 1 2 3 या उधर से, ठीक है। क्या ऑप्शन है, ये कौन सा नंबर आएगा, सेकंड। सो इसका आंसर होगा 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है। देन 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, उसके बाद 1 और 3, ठीक है, 1,3 डाइओइक एसिड, करेक्ट। नंबरिंग आपको जस्ट देनी है, प्रेफरेंसेस चेक करने थे, इसको सब्स्टिट्यूएंट बनाना था, दैट्स इट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, IUPAC नोमेनक्लेचर का, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है। अगला है आपका, कुछ 4 ऑप्शंस दिए हुए थे इस तरह से, और उसमें कहा हुआ था इंक्रीजिंग ऑर्डर, पता नहीं इंक्रीजिंग ऑर्डर था कि चारों में से ये पूछा था कि कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी शो करेगा विद HCN। तो जो भी है, एनीवेज
साइनाइड जो है ना आपका, ये एज अ, आपको पता है नेगेटिव चार्ज है, इसको क्या चाहिए होगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज चाहिए होगा, मतलब ये न्यूक्लियस लविंग है, तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। खुद इसके पास नेगेटिव चार्ज है तो किसके पास जाना पसंद करेगा, पॉजिटिव चार्ज के पास। पॉजिटिव चार्ज यानी कि न्यूक्लियस लविंग न्यूक्लियोफाइल। तो हमें चेक करना है कि चारों में से कहां पे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा होगा। अब आप देख सकते हैं सब जगह एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है फाइन, बट 2 जगह आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हैं मिथॉक्सी, और 2 जगह लगे हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, ठीक है। तो यानी अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो डेफिनेटली इन दोनों में, ये दोनों ज्यादा रिएक्टिव होंगे इन कंपैरिजन टू दीज वन। बट इन दोनों में से भी कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो अगर आप ध्यान से देखें, एक में आपके ऑर्थो पोजीशन पे है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और दूसरे में है आपके मेटा पोजीशन पे, ठीक है। ये ऑर्थो पोजीशन पे, ये मेटा पोजीशन पे। तो ऑर्थो पोजीशन पे जब आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होता है तो यानी डेफिनेटली वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करता है। आपने ट्रेंड पढ़ा हुआ है ऑर्थो मेटा पैरा का, उसके बेसिस पे ये आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, मोस्ट रिएक्टिव यही होगा। उसके बाद ये आएगा, क्योंकि इसमें आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। उसके बाद इन दोनों में से देखिए कौन आएगा, अगर विड्रॉइंग ग्रुप के केस में ऑर्थो ज्यादा है तो इसका अपोजिट होगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के केस में, यानी कि इन दोनों के केस में जहां मेटा पोजीशन वाला है वो ज्यादा आपका कंपैरेटिवली रिएक्टिव होगा। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो मैं कह सकती हूं कि सबसे कम आपका ए आएगा, देन बी, ठीक है, हाँ, देन उसके बाद डी, देन सी, और मोस्ट रिएक्टिव अगर पूछा था तो ये एक ही बात है। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, ये कुछ ऐसे ग्राफ्स दिए हुए थे प्रेशर और टेम्परेचर के बीच, और इससे ज्यादा कुछ पता नहीं लग पाया। सो आई थॉट कि प्रेशर और टेम्परेचर के बीच गैशियस लॉ जो है आपने पढ़े हुए हैं उसी पे बेस्ड क्वेश्चन होगा। सो व्हाट आई थिंक इज कि करेक्ट ऑप्शन आपकी होनी चाहिए बी, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी अकॉर्डिंग टू द लॉ, तो ये आपका आंसर होगा। उससे अगला एक और क्वेश्चन था, उसमें आपको दिया हुआ था, ये फेज ट्रांजिशन का क्वेश्चन है, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में जो आपने फेज ट्रांजिशन वाले न्यूमेरिकल्स करते हो ना उसका, कि H2O लिक्विड अगर आप उसको हीट कर रहे हो, बॉईल कर रहे हो तो गैस में कन्वर्ट हो रहा है। 90 ग्राम वाटर आपको दिया हुआ था और आपसे पूछा हुआ है डेल्टा यू की वैल्यू। अब आप इस सॉल्व देखिए, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NgRT, ये फॉर्मूला होता है। यहां आप देख सकते हैं कुछ डेल्टा यू पूछा हुआ है, तो इसको मैं इधर ले जाऊं, डेल्टा यू क्या हो जाएगा, डेल्टा एच माइनस डेल्टा NgRT, ये तो हो गया फॉर्मूला। अब आप देख सकते हैं हमें डेल्टा Ng निकालना है। डेल्टा Ng क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैशियस रिएक्टेंट्स, है ना। तो यहां ये तो इस साइड तो कुछ है नहीं, इस साइड है तो नहीं, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। लेकिन आप देख सकते हैं इसका क्या रोल है फिर, 90 ग्राम, 18 ग्राम इसका मोलर मास। तो यहां अगर आप मोल्स निकालना चाहो, नंबर ऑफ मोल्स आपके कितने आ जाएंगे, 5 मोल्स, है ना। तो 1 मोल के लिए आपका ये आंसर, ये डेल्टा Ng 1 आ रहा था, 5 मोल्स के लिए 5 आ जाएगा, तो आंसर आपका आया डेल्टा H माइनस 5RT। अब जो भी ऑप्शन रही होगी ABCD, यहां पे मैं आंसर मैंने कैलकुलेट कर दिया, डेल्टा H माइनस 5RT, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। यस, जितने क्वेश्चंस मुझे मिल पाए वो मैंने सब आपके साथ डिस्कस कर लिया है। एंड हो सकता है आप लोग को भी कहीं से कुछ क्वेश्चंस पता लगे, अगर पता लगता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको जरूर सॉल्व करूंगी। एंड वन मोर थिंग, इन क्वेश्चंस में हो सकता है कुछ कहीं मिस्टेक हो, क्योंकि ये जस्ट हमने गेस बेसिस पे क्वेश्चंस, आपको पता है ऑनलाइन पेपर है तो हमें हार्ड कॉपी नहीं मिलती है, कहीं से नहीं मिल पाती। जितना बच्चों को याद रहता है उसके बेसिस पे हमने क्वेश्चंस कलेक्ट किए हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैंने इनको सॉल्व किया है। तो अगर कोई प्रॉब्लम है, कहीं आपको क्वेश्चन लग रहा है कि गलत था, कुछ था, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैंने बेस्ट ट्राई किया इसको सॉल्व करने का, बहुत ही अर्जेंट नोटिस पे किसी की रिक्वेस्ट पे बनाई है, एंड आई होप उसे ये पसंद आएगी। सो दैट्स इट फॉर दिस, बाकी हम आगे मिलते रहेंगे। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, और इसमें अगर किसी को कोई और डाउट है, कुछ और क्वेश्चन है तो जरूर बताइए। बाकी लास्ट में गाइज, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलिए, जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, हो सकता है किसी के काम आ जाए, क्वेश्चंस रिवाइज करके, हो सकता है किसी के आगे आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल जाए, है ना। घर बैठे आपको चीजें सीखने को मिल रही हैं। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आने वाली वीडियोस आपसे कोई भी मिस ना हो। एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइमली मिलती रहें। सो गाइज, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, पढ़ाई करते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू। और यस, एक चीज तो मैं भूल ही गई, कीप अनरोलिंग द मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री विद माई सेल्फ लॉरिका।
एक्चुअली ये चीज हम लोग शूट करते थे तब बनाते थे, बट एक्चुअली शूट की नहीं है, बहुत शॉर्ट नोटिस पे की है, तो कैसे भूल सकते हैं, ये तो हमारी फैमिली का टैगलाइन है। इसीलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीमो हिस्टोरिका पे आते रहिए और वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलेंगे, गुड नाइट।